और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और रुख कर लेते हैं आज की चर्चा का, जो नेपाल में जो प्रलय है उसी से जुड़ी हुई है। और ये कहता है हमारा विशेष, नेपाल में प्रलय, कारण, खतरा और समाधान। क्योंकि इस प्रलय के पीछे के कारणों को जानने के साथ साथ इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस खतरे को समझकर क्या समाधान हो सकते हैं, इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर कृष्णा एस वत्स, जो मेंबर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। स्वागत है आपका सर। हमारे साथ डॉक्टर सुमन कर्णा भी जुड़े हुए हैं, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट, काठमांडू नेपाल से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी स्वागत करते हैं हम। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हरि दर्शन श्रेष्ठ भी, आपका भी स्वागत करते हैं। आप भी काठमांडू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके पास आना चाहूं डॉक्टर कृष्ण एस वत्स, क्योंकि इस वक्त राहत और बचाव पर सबसे ज्यादा जोर है और जिस तरीके से दूसरी बाढ़ का खतरा सर पे मंडरा रहा है, उसके चलते कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है। क्योंकि इस तरह की प्रलय देखी नहीं, और इस तरह के प्रलय में लोगों को बचाना, जानों को बचाना और जो जिंदा है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाना, चुनौती बहुत बड़ी है। ये बात सही है कि धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया। ये बात सही है कि अभी 2 झीलों का और निर्माण हुआ है और वहाँ पर पानी जमा है और अभी भी खतरा बना हुआ है, लेकिन जो आकस्मिकता है वह अब कम हो गई है, क्योंकि उस झीलों का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अगर कभी कोई उस तरह की परिस्थिति उठती है कि जहाँ पर जो झीलों का बांध है वो जब टूटता है, तो उससे लोगों को तुरंत उसको आगाह किया जा सकता है, लोगों को फोरवार्न किया जा सकता है। और जो जान माल की हानि आपको पहले बार में देखने को मिली, वो मुझे नहीं लगता है कि अगली बार वो देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना है और झीलों को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, वो बहुत ही आवश्यक है। और ये सब इस बात का रिकॉग्निशन है कि ये सेकेंडरी हैजर्ड है, सेकेंडरी हैजर्ड बना हुआ है, और हमें इसके लिए पूरी तरह से दोनों झीलों का अच्छे से मॉनिटर करना जरूरी है। जी, जाहिर है, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर सुमन कर्ण भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत सारे इस विषय पर काम कर रहे हैं, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन पर भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे बोला है कि ग्लेशियर की जो झीलें हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके की तादाद है इन झीलों की इस पूरे क्षेत्र में, उसके चलते इस काम को कितनी गंभीरता से अभी भी किया जा रहा है। क्योंकि बात वही होती है कि अगर ऐसी आपदा हुई है तो पहले वार्निंग मिलना कितना संभव होता है। धन्यवाद। नहीं, मुझे लगता है अभी जो वर्षा सर ने बताया, इसका मॉनिटरिंग जो है पहले की अपेक्षा अभी जो है काफी क्लोजली किया जा रहा है, और इसका वार्निंग भी नेपाल को भी शेयर किया जा रहा है। और हम लोग जो है इधर जो अलर्टनेस होना चाहिए वो ऑलरेडी हो गए हैं। तो डेफिनेटली पहले की अपेक्षा जो है इस बार शायद उतने इंटेंसिटी में फ्लडिंग नहीं होगी, और यदि हुई भी तो इस बार की तैयारी जो है पहले से बेहतर है। लेकिन डॉक्टर कर्ण, इस पूरी घटना को आप देखते कैसे हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं इस तरीके की आपदाओं के प्रबंधन की बात करते हैं, उससे पहले इनको समझने की भी बात होती है। तो क्या ये जो बढ़ता खतरा है झीलों का, इस तरीके के GLOF के जो खतरे बढ़ रहे हैं, क्या नेपाल इनको लेकर किस गंभीरता से, किस स्तर तक काम कर रहा है? क्योंकि अन्य देशों के साथ कोऑर्डिनेशन भी इस क्षेत्र के देशों के साथ बहुत जरूरी है। नहीं, ट्रू। ये जो है माउंटेनियस रीजन के लिए एक कंपैरेटिवली एक नया फिनोमिनन है, और नेपाल में इसको अच्छे से अब समझने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे पास इस विषय पे अभी भी लिमिटेड रिसर्च है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। और खास करके इस केस में जो है ये ट्रांस बाउंड्री जो डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिए या ट्रांस बाउंड्री रिलेशन बोलिए, उसको जो है गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इस अभी के जो इंसिडेंट है उसको एक्सपोज किया है कि जो भी हमारे पास सिस्टम है, चाहे वो अर्ली वार्निंग हो, चाहे और भी डिजास्टर मैनेजमेंट के टूल्स हम जो अप्लाई करते हैं, विद इन द कंट्री ही लिमिट करने से उसका रिजल्ट जो चाहिए वो हर समय नहीं हो सकता है।
इसी के लिए जैसे अब जो हमारे ट्रांसबाउंडरी रिलेशन है चाइना के साथ, तराई में इंडिया के साथ, वो भी उतना ही जरूरी है। और इस बार उसी के कारण जो है, जैसे हमारा कोई रेगुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है जो हमें अलाउ करे कि हमारा रेगुलर इंगेजमेंट हो चाइना के साथ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, रिस्क असेसमेंट हम जॉइंटली करें। तो ये सब चीज नहीं होने के कारण जो है इस बार का जो फ्लडिंग हुआ, और समय पे जो है अलर्ट या वार्निंग नहीं मिलने से भी बहुत लोग हताहत हुए हैं। तो इससे हमें लगता है कि सबक लेने की जरूरत है और इस पे काम करने की जरूरत है, सो दैट वी बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट mechanism or system of transboundary disaster management. जी, हालांकि नेपाल इस बात को कह रहा है कि चीन ने पहले वॉर नहीं किया जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ, और चीन इस बात को नकारने की कोशिश भी कर। लेकिन डॉक्टर श्रेष्ठ, यहाँ पर यही बात आती है कि जब इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं तो इनको रोकना संभव नहीं है क्योंकि प्रकृति है ये, लेकिन इनसे बचने के लिए क्या कुछ चेंजेस किए जाएं, कैसे अपने आप को अडेप्ट किया जाए? क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि नदियों के किनारों पर नहीं, हमें रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी घर, एक क्षेत्र नहीं रखने चाहिए इत्यादि। एक पूरी फहरिस्त है जिन पर काम किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं के बाद अब इस स्तर पर एक बड़ी सोच जरूर आरंभ हो रही है? थैंक यू ममता जी। ये कॉर्नर जी ने भी ऑलरेडी स्पेल आउट किया है। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये फेनोमेना ये नहीं है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से ये जो हो रहा है ये हाई हिमालयन एरिया में, इसी का रिजल्ट है। इसीलिए अब इफ वी लुक on the territory, it's a transboundary. For example, China, Nepal, and India has to be involved basically in scientific research, monitoring, and observation of these hazards. क्योंकि ये आपने भी बताया, ये हुआ चाइना में और इसका जो परिणाम भुगतना पड़ा ये नेपाल जी, है ना। इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो अनसर्टेनिटी है, इसीलिए इसका मिटिगेट करना संभव नहीं है। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर, अब वी कैन बी प्रिपेयर्ड, है ना। इफ वी विल बी प्रिपेयर्ड थ्रू द अर्ली वार्निंग, फॉर एग्जांपल इफ वी हैड अ प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ दिस एरियाज, बेसिकली द ग्ल्फ, या मतलब आपका मतलब है कि हमें निगरानी करनी बहुत जरूरी है इस क्षेत्र की। लेकिन यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि भूटान ने 2009 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने इसी तरीके के ग्लेशियर लेक जिसका स्तर बहुत बढ़ रहा था, जो अगर बस्ट हो जाती तो बहुत बड़े क्षेत्र को नुकसान हो सकता था, इंजीनियरिंग इफेक्ट के या प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने उसके वाटर लेवल को कम किया, उसका जल स्तर कम कर दिया, जिससे कि वो लेक बस्ट नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि अब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा? देश जब साथ आएंगे तो वैज्ञानिकों को भी साथ आना पड़ेगा, नेताओं को, सरकारों को, प्रशासन को, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आज के मौजूदा जियोपॉलिटिकल दौर में आपको कितना संभव लगता है, कम से कम एशियाई क्षेत्रों में, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में? No, yeah, of course, संभव है. We have also that experience. In Dolakha, there is a Chorolpa. Yeah, Chorolpa, same glacier lake. That also put a threat in the Tamakoshi River. And we have tried to reduce, as you mentioned, the depth of the water. Yeah, त्या उधर हमने क्या किया कि साइफन रखा और जो पानी है उधर जो बढ़ रहा था उसको कंट्रोल किया। ये कर सकते हैं, लेकिन जो इस समय जो फ्लड का बेसिक कारण रहा ये रॉक एवेलांस या हिम पैरो, इसीलिए इसके लिए हमने इस क्षेत्र में होल मूवमेंट को ज्वाइंटली साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन कमिटी बनना जरूरी है। उसका और रोबस्ट टाइप के सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म होना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत स्तर पर काम होना चाहिए, जिसके बाद ही इसको संभव हो सकेगा हमारा कि हम इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को सीमित कर सके, नियंत्रित कर सके। चलते थे बहुत संक्षेप में डॉक्टर वत्स, भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, भारत ने विभिन्न स्तर पर इवन एनडीएमए की टीमों को भेजने की भी बात की है। क्या लगता है आपको कि जिस स्तर की यह आपदा है, भारत की ओर से जो मदद का हाथ बढ़ाया गया है उसकी भी अहमियत? भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की मदद करते आया है। नेपाल में पहले भी 2015 गोरखा अर्थक्वेक के बाद भारत ने काफी एक बड़े स्तर पर मदद की थी, न सिर्फ रिलीफ के लिए बल्कि रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन के लिए। वो भारत की परंपरा रही है और वो परंपरा हमारे आज भी वह आगे भी बढ़ती रहेगी और हम सभी पड़ोसी देशों की मदद करते हैं। और सिर्फ जो बात है कि ये जो हिमालयी प्रदेशों में जो संकट आ रहा है, इसके लिए भी नेपाल और भारत में मिल करके थोड़ा काम करने की जरूरत है। हम इसका विशेष अध्ययन करेंगे। बिल्कुल, ये महत्व, इस बात की महत्ता को हम सब समझ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस आपदा के बाद इसके समाधान की ओर भी विभिन्न देश आगे कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।